दोस्तों आज हम पेनाइल डॉपलर स्टडी के बारे में बात करेंगे क्योंकि इस पे बहुत सारी बातें पहले भी हो चुकी बहुत सारी वीडियोस में। तो आज हम रेडियोलॉजिस्ट से सुनते हैं कि पेनाइल डॉपलर स्टडी एक्चुअली क्या है, कैसे की जाती है, और मैं उस पर कुछ क्रिटिकल कमेंट्स अपने दूंगा कि क्यों एक पेनाइल डॉपलर स्टडी की रिपोर्ट है उसको आंख बंद करके मान नहीं लेना चाहिए। उसमें बहुत सारी फाइलसिस हो सकती हैं, कमियाँ हो सकती हैं, और उन सभी कमियों को मैं और डॉक्टर गौरव मिलकर हाईलाइट करेंगे। तो आज हमारे साथ हैं एक रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव, और रेडियोलॉजिस्ट से जानते हैं कि पेनाइल डॉपलर में एक्चुअली क्या करना होता है, क्या देखना होता है। बट सबसे पहले एज ए यूरोलॉजिस्ट, क्योंकि लिखते तो हम ही हैं पेनाइल डॉपलर का टेस्ट, तो हम ये बात करते हैं दोस्तों कि पेनाइल डॉपलर का टेस्ट लिखा कब जाता है। पेनाइल डॉपलर टेस्ट उनमें किया जाता है जिनके अंदर हमें सस्पेक्ट कर रहे हैं कोई ऑर्गेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी कि हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि या तो उनकी जो पीनिस है उसकी आर्टरीज में कोई ब्लॉकेज है, या कोई वीनस लीकेज है, या फिर जो स्पॉन्जी टिश्यू है उसमें हम कोई कमी तो देखना चाहते हैं। बट मेनली जो पेनाइल डॉपलर का काम है दोस्तों, वो आर्टरी के इनफ्लो और वीनस आउटफ्लो को बताने का काम है। और साथ में जब हम इसमें बाकी अल्ट्रासाउंड को करते हैं पीनस के, जैसे कि डॉक्टर गौरव हमें आज बताएंगे, तो उसमें हम बहुत सारी और कमियों को पीनस की देख सकते हैं, जैसे कि कैल्सिफिकेशंस, यानी कि कोई अगर वहाँ पे कैल्शियम जमा है, या कोई प्लाक बने हुए हैं, या कोई टेढ़ापन है, तो उन सब चीज़ों को हम अल्ट्रासाउंड पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम डॉक्टर गौरव से ये जानते हैं कि पेनाइल डॉपलर स्टडी जो है वो कैसे की जाती है। थैंक यू डॉक्टर रमन। सो पेनाइल डॉपलर जो है ये एक बहुत ही सेंसिटिव टेस्ट है जिसको हम एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हम प्रैक्टिस करते हैं। एंड इसकी जो ज़रूरत होती है वो एक यूरोलॉजिस्ट के पास जब भी पेशेंट आता है फॉर द कंप्लेंट्स ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन, सो हम लोगों के पास रेफरल्स आते हैं टू इवेलुएट द कॉज ऑफ दैट डिसफंक्शन। सो हम अल्ट्रासाउंड के माध्यम से बहुत सब चीज़ें देख पाते हैं कि जो ब्लड सप्लाई है, जो खून की नाड़ियाँ जो लिंग में जाती हैं और वहाँ पे सप्लाई करती हैं, और वहाँ से जो ब्लड लेके जाती हैं जिसको हम वीनस ड्रेनेज बोलते हैं, तो हम उसको इजीली असेस कर पाते हैं डॉपलर स्टडी के माध्यम से। तो जब भी हम डॉपलर स्टडी करते हैं तो अल्ट्रासाउंड एक बहुत ही अच्छी और एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव मेथड है जिससे कि हम एटलीस्ट जान सकते हैं कि जो कॉज हो सकता है, जो कारण है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का, वो किन किन कारणों से हो रहा है बेसिकली। तो डॉक्टर गौरव, इसका मतलब है कि हर पेशेंट जिसको ईडी है क्या उसका हमें टेस्ट करा लेना चाहिए? नहीं सर, मोस्टली जैसा रहता है कि पहले हमें एक ड्रग का कोर्स देना चाहिए, जो दवाइयाँ हैं हमें उसे इवैल्यूएट करना चाहिए। अगर डिस्पाइट द फैक्ट कि वो दवाइयों से भी इम्प्रूव नहीं कर रहा है, लोग एलोपैथिक, आयुर्वेदिक सारी चीज़ें ट्राई करते हैं, अगर उसके लॉन्ग टर्म यूज़ के बाद भी पेशेंट को कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो पेनाइल डॉपलर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है टू इवैल्यूएट कि कोई वैस्कुलर कॉज तो नहीं है या कोई और ऑर्गेनिक कॉज हमें देखने के लिए। तो दोस्तों ये डॉक्टर गौरव ने एक इंपॉर्टेंट बात कही है कि सबसे पहले तो अपने एक जो एंड्रोलॉजिस्ट को आप दिखा रहे हैं उसको समझना चाहिए, खुद से ही आपसे बात करके, आपके सिम्टम्स पूछ के, आपको मॉर्निंग इरेक्शंस रहते हैं कि नहीं रहते, आपको इरेक्शन का स्केल, हार्डनेस का स्कोर क्या है, और किस पर्टिकुलर पोजीशन में या किस पर्टिकुलर वे में आप कितना इरेक्शन अचीव कर पा रहे हैं। ये हिस्ट्री लेके ही वो बहुत कुछ समझ सकते हैं हम एज एन एंड्रोलॉजिस्ट कि आपको एक्चुअली में कितना ऑर्गेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, या आपका कितना इरेक्टाइल डिसफंक्शन साइकोजेनिक है, यानी कि माइंड से उत्पन्न हुई है आपकी ये प्रॉब्लम। क्योंकि ये एक इन्वेजिव टेस्ट है, क्योंकि ये एक ऐसा टेस्ट है जिसके अंदर कॉस्ट भी इन्वॉल्व है, क्योंकि जैसे कि हम देखेंगे एक आम अल्ट्रासाउंड जो कि करीब 1000 रुपये का होता है, तो पेनाइल डॉपलर का जो टेस्ट है ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, 3-4 हज़ार रुपये का इजीली होता है, आप कहीं भी जाके कराएं इसको। तो और जो इसके स्पेशलाइज सेंटर हैं जो और इसमें टाइम देते हैं, जो बहुत ज़्यादा बारीकी से इसको देखते हैं, वहाँ पे ये इससे भी एक्सपेंसिव ये पेनाइल डॉपलर स्टडी का टेस्ट हो सकता है। तो इसलिए इसको फर्स्ट लाइन ऑफ टेस्ट नहीं मान के इसको हमें तब यूज़ करना चाहिए जब हम कंफ्यूज हो रहे हों, जब दवाई से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा हो, या जब एंड्रोलॉजिस्ट को लग रहा हो कि कहीं ना कहीं वो एक ऑर्गेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन से जूझ रहे हैं और उसको इसका कारण समझना है। तो अब जानते हैं डॉक्टर गौरव से कि इस टेस्ट को किया कैसे जाता है। जब मैं आपको लिख के भेजता हूँ कि ये पेनाइल डॉपलर स्टडी करा लीजिए, तो किन किन तरह से इसको कर सकते हैं, क्या इसमें इंजेक्शन लगाना जरूरी है या बिना इंजेक्शन के भी हो सकता है, और कैसे फिर इसको किया जाता है, क्यों समय लगता है इस टेस्ट में इतना? जब भी ये हम टेस्ट करते हैं तो उसमें हमें बहुत ही काम सराउंडिंग्स चाहिए होते हैं, और प्राइवेसी ज़रूरी होती है कि कोई और वहाँ पर ना मौजूद रहे, जिससे पेशेंट काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करे ड्यूरिंग द टेस्ट। तो पहला हम एक बेसलाइन आर्टीरियल इवैल्यूएशन करते हैं कैवर्नोसल आर्टरी का, जिसमें हम उनकी पीक सिस्टोलिक वेलोसिटीज़ और डायस्टोलिक वेलोसिटीज़ लेते हैं, एंड उससे हमें आइडिया हो जाता है कि बेसलाइन लेवल्स क्या हैं। ओरल टैबलेट या इंजेक्टेबल के थ्रू हम कर सकते हैं, एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ एवरी 5 मिनट्स, जैसे कि लेटेंट फेज होता है, उसके बाद ट्यूमिसेंस आती है, जैसे इरेक्शन स्टार्ट होने लगती है और जब तक वो रिजिडिटी की लेवल तक जाता है, तो हम हर 5 मिनट में
कैवर्नोसल आर्टरी का वेव फॉर्म लेते हैं, और जैसे ही सिस्टोलिक वेलोसिटी बढ़ने लगती है, धीरे धीरे डायस्टोलिक फॉल करती है एंड देन रिवर्सल होता है, तो ऐसे हम असेस कर पाते हैं कि वो क्या टाइमली ये सब चीज़ें हो पा रही हैं कि नहीं हो रही, या वो अर्ली ही रिवर्सल हो रहा है। अब नॉर्मली डॉक्टर गौरव होता क्या है कि जैसे हमारे सेंटर पे तो चलो पेशेंट आया, आपने उसको पूरा टाइम दिया, डेडिकेटेड होके आपने इस पे काम किया, बट बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स जब कहीं और सेंटर में आते हैं तो वहाँ पे जल्दबाजी में कहा जाता है कि चलो आओ जल्दी से इंजेक्शन लगाया, फटाफट से टाइम इरेक्शन आए चाहे ना आए उसको देखा और फटाफट एक रिपोर्ट बना के लिख दी, और फिर पेशेंट जो है उसके लिए तो रिपोर्ट एक लाइफ सेंटेंस बन जाता है ना। उसके लिए तो मतलब ऐसा कि कैद हो गई कि अब मुझे ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो जिस भी एंड्रोल्स के पास जाता है और जहां वो रिपोर्ट को एंड्रोलॉजिस्ट पढ़ता है वो कहता है अरे ये तो आर्टियल इनसफिशिएंसी है, तो आपको दवाई देके क्या फ़ायदा, आप तो इम्प्लांट कराइए। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं किसी ना किसी फॉर्म ऑफ थेरेपी में फंस जाते हैं ना, सिर्फ इसलिए क्योंकि रेडियोलॉजिस्ट के पास टाइम नहीं है उस समय इस टेस्ट को करने के लिए। और फिर दूसरा ये भी कि रेडियोलॉजिस्ट के पास कई बार एक्सपर्टीज नहीं है, वो कैवर्नोसल आर्टरी को लोकेट कर पाएं, क्योंकि बहुत महीन आर्टरी, जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत ही पतली आर्टरी होती है दोस्तों ये, और इसमें काफ़ी बार वेव फॉर्म को ट्रेस करना एक एक्सपीरियंस्ड हैंड की ही बात होती है, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। और फिर ऐसे में गलत इंटरप्रिटेशन हो जाता है, क्योंकि जब उनको पूरा इरेक्शन नहीं आएगा तो फिर क्या होगा कि उनका जो वेन्स हैं वो भी पूरी तरह से उन पर प्रेशर नहीं पड़ेगा स्पॉन्ज का, तो वो फिर उसमें भी वीनस लीक दिखने लग जाएगा, डिस्टल रन ऑफ दिखने लग जाएगा। तो फिर कई बार पूरा इरेक्शन ना आने पे भी अगर हम पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी ठीक से देख भी लें तो कई बार फिर इन पेशेंट्स को कह देते हैं कि वीनस लीक है, फिर ये पेशेंट मेरे पास आते हैं कि सर अब हमें इम्प्लांट डलवाना है क्योंकि हमें वीनस लीक है, जबकि सिर्फ वो पूरा इरेक्शन आने का मौका ही नहीं मिला, वो एनवायरमेंट था ही नहीं कि पेशेंट अपने आप को स्टिमुलेट कर पाता है, जिसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम नहीं। अब डॉक्टर साहब जब आप ये टेस्ट करते हैं तो उसके बाद फिर पेशेंट को यूजुअली क्या समझाते हैं इसके बारे में, और हम कैसे इस टेस्ट को इंटरप्रेट करते हैं? हाँ, हम बेसिकली यही देखते हैं कि जो हमारा, जैसे मैंने बताया कि कुछ फेजेस होते हैं, जैसे लेटेंट फेज होता है, तो उससे पहले फ्लैसिड स्टेट होता है जिसमें हम बेसलाइन वेलोसिटीज लेते हैं, धीरे धीरे एक लेटेंट फेज आता है, देन ट्यूमेसेंस होती है, देन देयर इज फुल इरेक्शन एंड देन देयर इज फुल रिजिडिटी। तो 5-6 फेजेस होते हैं ड्यूरिंग द फुल रिजिडिटी तक पहुँचने के लिए। तो हम जैसे वेलोसिटीज एक्वायर करते हैं, तो अगर पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी लेस देन 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड पे, इवन इन द सिस्टोलिक फेज जहाँ पे ट्यूमेसेंस स्टार्ट होने लगी है, जहाँ पे रिजिडिटी आने लगी है, अगर उस लेवल पे भी वेलोसिटी लेस देन 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, देन वी शुड कंसिडर कि वो एक आर्टेरियल इनसफिशिएंसी की तरफ जा रहा है। तो उसके लिए मैं जो कहना चाहूँगा कि हमेशा एक रेडियोलॉजिस्ट जो होता है वो क्लिनिशियन की सिंक्रोनाइजेशन में काम करता है, तो वी शुड ऑलवेज स्पीक टू आवर क्लिनिशियन। वहाँ पे हिचकिचाना नहीं चाहिए कि क्लिनिशियन क्या सोचेंगे, बिकॉज इट हेल्प्स अस अ लॉट एक्चुअली। तो जैसे हम अपनी प्रैक्टिस में हमेशा अपने यूरोलॉजिस्ट जो एंड्रोलॉजिस्ट हैं जो भेजते हैं उनसे फ़ोन पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द क्लिनिकल सस्पिशन और कितना ये हमारी फाइंडिंग्स कोरिलेट कर पा रही हैं उससे। तो वो हमें बहुत मदद करता है। तो ये पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी के अलावा और क्या क्या देखते हैं आप? और हम देखते हैं कि 2 कैवर्नोसल आर्टरीज होती हैं जैसे, तो अगर हम डिफरेंस देखते हैं दोनों की वेलोसिटीज़ में, अगर वो मोर देन 10 आ रहा है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड पे, लगता है एक में 24 है और एक में 14 है, तो लगभग 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड का डिफरेंस है। तो अगर 2 कैवर्नोसल आर्टरीज में मोर देन 10 का डिफरेंस अगर आ रहा है तो हम उसको आर्टेरियल इनसफिशिएंसी में काउंट करते हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहब जैसे आप बहुत सारे पेशेंट्स के मेरे पास रिपोर्ट्स भेजते हैं जिनके अंदर प्लाक्स मिलते हैं आपको या और चीज़ मिलती हैं, आर्टेरियल वेनस फिस्टुलास मिलते हैं जिनको चोट लगी हुई होती है लिंग में। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास ऐसे भी आते हैं जिनके अंदर ईडी जो है किसी ट्रॉमा की वजह से है, चोट लगने की वजह से, और ऐसे में काफ़ी बार हम एक एंजियोग्राफी करके उसको ठीक कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। तो हम जो आर्टेरियल वेनस मालफॉर्मेशंस देखते हैं इन सब को इसको हम अल्ट्रासाउंड पे बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो जब भी हम पेनाइल डॉपलर करते हैं हम पेशेंट को बहुत ही काम एनवायरनमेंट में रखते हैं, उसको प्रॉपरली हम उससे बात करते हैं जिससे कि वो पेशेंट कंफर्टेबल रहे और ये वाला टेस्ट करा पाए, क्योंकि 20 से 25 मिनट थोड़ा लंबा समय होता है और जिस हिसाब से उसका मानसिक संतुलन हमें मेंटेन करना होता है फॉर द मेंटल बैलेंस, सो हम पेशेंट को बहुत ही कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में रखते हैं डॉक्टर साहब। सो हम पेनाइल डॉपलर्स जब भी करते हैं तो जो कारण हमें चेक करने होते हैं, एक तो है आर्टेरियल इनसफिशिएंसी चेक करना। तो जब भी हम आर्टेरियल इनसफिशिएंसी चेक करते हैं तो हम सिस्टोलिक वेलोसिटीज़ जो होती हैं आर्टरीज के अंदर वो चेक करते हैं। तो डॉपलर बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट हो जाता है। तो अल्ट्रासाउंड के माध्यम से हम जान सकते हैं कि वेलोसिटी कितनी चल रही है, कितनी स्पीड से ब्लड फ्लो कर पा रहा है पेनाइल टिश्यूज़ के अंदर। तो अगर लेस देन 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड की वेलोसिटी से कम अगर जा रहा है तो देन हमें आर्टेरियल इनसफिशिएंसी के लिए कंसर्न रेज करना चाहिए जिससे कि उसका ट्रीटमेंट आके हो सके।
दूसरा है कि हम इंटर कैवर्नोसल आर्टरी जो होते हैं उनके वेलोसिटी के डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं, तो अगर वो भी मोर देन 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड का डिफरेंस आ रहा है दोनों आर्टरीज के बीच, तो हम आर्टेरियल इनसफिशिएंसी को लेबल की तरफ लेबल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि कई बार पोस्ट ट्रोमैटिक शंट्स डेवलप हो जाते हैं बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन्स, तो आर्टेरियोवेनस शंटिंग होने लग जाती है। इसके साथ भी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं दोस्तों, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं, डॉपलर का सिर्फ मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ आर्टरी का फ्लो देख लें, वेन का फ्लो देख लें, कोई कारण और मिल जाए इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का चोट के बाद, जैसे कि ये एवी फिस्टुलास बन जाते हैं, इनको आप किसी भी एंजियोग्राफी से या फिर कॉइल से एम्बोलाइज करा के बंद करा सकते हो और ईडी ठीक हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हमें रेडियोलॉजी से पता लगती है। और डॉक्टर साहब और क्या पता लगता है? सब चीज़ें रहती हैं इसके अंदर, जैसे कि पोस्ट ट्रोमैटिक, जैसे कोई भी इंजरी होएगी तो हीलिंग होएगा, हीलिंग से फाइबर्स टिश्यू डेवलप होता है, तो वहाँ पे टाइटनेस डेवलप हो जाती है, तो हम इलास्टोग्राफी भी कर सकते हैं पेनाइल टिश्यूज़ के अंदर, एंड टू सी कि हम इलास्टोग्राफी में कि कितना शेयर वेव उसका जो कितना स्टिफनेस डेवलप हो रहा है बेसिकली हम जो कि मैं बहुत बार बात करता हूँ पेशेंट से स्पॉन्जी टिश्यू की हेल्थ के बारे में। तो स्पॉन्जी टिश्यू का एक हेल्थ भी हमें पता लग सकता है पेनाइल डॉपलर से, कैल्सिफिकेशंस है कि नहीं, प्लाक्स है कि नहीं, कोई मुड़ाव है कि नहीं, और वहाँ पे फाइब्रोसिस कितना है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा इलास्टोग्राफी के थ्रू इन सब चीज़ों से हम काफ़ी कुछ जान सकते हैं। साथ में जैसे पेरोनीज डिजीज़ है या प्रियापिज्म के केसेस होते हैं, वो भी हम पेनाइल डॉपलर के थ्रू जान सकते हैं। कैल्सिफिकेशंस डेवलप हो जाती हैं, और साथ में पेनाइल फ्रैक्चर्स आजकल बहुत कॉमन है, जिनको हम अल्ट्रासाउंड, दो MRI कंफर्मेटरी होती है, बट अल्ट्रासाउंड इज अ वेरी गुड स्क्रीनिंग मोडालिटी ऑन एन इमरजेंसी बेसिस। तो डॉक्टर गौरव, ये जो वीनस लीकेज है इसके बारे में क्या पता लगता है अल्ट्रासाउंड से? वीनस लीकेज में यही है कि यूजुअली जैसे जैसे जो पीनस है जैसे जैसे इरेक्ट होता है, हमारा डायस्टोलिक फ्लो कम होता रहता है, लेकिन अगर हम देखते हैं कि शुरुआत के फेज से ही वो कंटिन्यूअस जो डायस्टोलिक फेज हाई रहता है, तो उससे हमें मालूम चलता है कि जो प्रेशर डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है एंड वीनस पूलिंग हो जा रही है उसके अंदर, तो वो भी एक कारण रहता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इसके बारे में दोस्तों मैं आपको एक गाइड करना चाहूँगा कि अगर आपका इरेक्शन प्रॉपर्ली नहीं बना है तो आपको वीनस लीकेज दिखेगी ही दिखेगी अल्ट्रासाउंड पे, क्योंकि वेन्स जो हैं वो तभी लीकेज बंद करती हैं जब पूरा स्पॉन्जी टिश्यू बड़ा हो जाता है, फैल जाता है, और वेन से आउटफ्लो ब्लड का, यानी ब्लड का बाहर निकलना बंद हो जाता है। अगर आपको पूरी इरेक्शन आई नहीं, अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में हैं जहाँ पे आप पूरा अपने आप को स्टिमुलेट कर ही नहीं पा रहे, आपके दिमाग में और टेंशन चल रही है, कौन आ जाएगा, किसी की आवाज़ आ रही है, या आपको लग रहा है कि इन्वायरमेंट सिक्योर नहीं है, तो बहुत सारे पेशेंट्स जो हमारे भाई लोग हैं वो प्रॉपर इरेक्शन ला ही नहीं पाते, और ऐसे में फिर उनके वेन्स जो हैं वो दब ही नहीं पाते, और फिर आता है वीनस लीकेज। यानी कि जब रेडियोलॉजिस्ट देखेगा वेन्स को तो उसमें उनको एंड डायस्टोलिक वेलोसिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी, जो कि नॉर्मली 5 से कम होनी चाहिए, बट फिर भी जैसे डॉक्टर गौरव बता रहे हैं कि कई बार ये बहुत ज़्यादा आती है, और फिर उसमें हम उसको वीनस लीकेज को सस्पेक्ट करते हैं। बट वीनस लीकेज कहने के लिए ज़रूरी है कि इरेक्शन सबसे पहले बेस्ट टू बेस्ट जो पेशेंट ला सकता है दवाई से या इंजेक्शन से, वो लाया जाए, फिर इस पर कमेंट किया जाए। मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि जैसे मैंने पहले भी रिपीट किया है कि एक टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये टेस्ट तब करना चाहिए जब बहुत ज़्यादा रश ना हो, जिससे कि पेशेंट बहुत कंफर्टेबल रहे। तो वो चीज़ हम अपने पेशेंट्स को यहाँ पे समझाते हैं और अकॉर्डिंगली ही अपॉइंटमेंट्स देते हैं। तो डॉक्टर गौरव, जैसे हम इतने सारे डॉपलर स्टडीज़ करते रहते हैं, तो आपको क्या लगता है साइड इफेक्ट्स क्या हैं स्टडी के जो पेशेंट को पता होने चाहिए? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सब लोग जानना चाहेंगे इस चीज़ का आंसर, कि जब भी ये टेस्ट करें तो एक ऐसी सेटिंग में करें जहाँ पे कि एक यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट मौजूद हों, बिकॉज आफ्टर द इंजेक्शन समटाइम्स देयर इज प्रोलॉन्ग्ड इरेक्शन बहुत लंबे समय तक रह सकती है, जिसको प्रियापिज्म बोलते हैं, और वो कई बार बहुत ज़्यादा पेनफुल हो सकती है। एंड हाँ, तो ज़रूरी है कि 4 घंटे तक अगर आपका इरेक्शन नहीं जाता है इंजेक्शन लगाने के तो तुरंत उसको ड्रेन कर लिया जाए, उस पर ज़्यादा वेट ना करें, क्योंकि काफ़ी बार फिर ये प्रायपिज्म प्रोलॉन्ग हो सकता है। ये इरेक्टाइल टिश्यू जो है, जो स्पॉन्जी टिश्यू है, उसके अंदर नेक्रोसिस कर सकता है, यानी कि वहाँ पे ऑक्सीजन ना पहुँचने से उस टिश्यू के अंदर डैमेज आ सकता है, और वो फिर एक प्रोलॉन्ग इरिवर्सिबल डैमेज भी हो सकता है। तो कोशिश करें कि जहाँ भी आप पेनाइल डॉपलर स्टडी कराएं वहाँ पे आपको सेम सेटिंग में, यानी एक ही बिल्डिंग के अंदर यूरोलॉजिस्ट भी मिल जाए, एंड्रोलॉजिस्ट जो हैं, और रेडियोलॉजिस्ट भी मिल जाएं, ताकि ये जो टेस्ट है ये बेस्ट अपने पोटेंशियल पे किया जा सके और बिल्कुल सेफली किया जा सके। ये सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज डॉक्टर गौरव ने बताया है इस टेस्ट के बारे में। तो डॉक्टर गौरव, और कुछ कहना चाहेंगे आप डॉपलर स्टडी के बारे में, पेनाइल डॉपलर स्टडी के बारे में? जो पेशेंट्स आते हैं, आपको कैसा लगता है कि यूजुअली इनमें क्या क्या कॉजेज निकलते हैं जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के? तो जो कॉजेज हैं वो मोस्ट कॉमनली तो जो वैस्कुलर कॉजेज होते हैं, जिसको हम आर्टीरियोजेनिक कॉजेज बोलते हैं, तो हम आर्टीरियल इनसफिशिएंसी बहुत अच्छे से इसमें डायग्नोज कर सकते हैं। और अगर हमें अच्छी इरेक्शन मिल रही है और साथ में हमें वीनस लीक है, तो देन वी कैन ऑल्सो डायग्नोज विद वीनस इनकॉम्पिटेंसी। अलॉन्ग विद दैट, जैसे मैंने बात करी बाकी डिजीज़ की, हम बहुत अच्छे से इसको इवेलुएट कर सकते हैं, क्योंकि ये सुपरफिशियल टिश्यू है, इलास्टिक टिश्यू है एक तरह से, और हम इसको अल्ट्रासाउंड
बहुत अच्छी मोडालिटी है इसके बारे में। तो दोस्तों, चाहे आपको आर्टरी इनसफिशिएंसी समझनी हो, या आपको स्पॉन्जी टिश्यू का बिहेवियर समझना हो, या आपको वेनस का लीकेज समझना हो, इन तीनों चीज़ों को अच्छे से हम अल्ट्रासाउंड से समझ सकते हैं। पर इसको समझने की जरूरत तब आती है जब पहले आपके एंड्रोलॉजिस्ट ऐसा निश्चय कर लें कि आपको ऑर्गेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, और ऐसा ना हो कि आपको साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो फिर भी आप पीनिस में इंजेक्शन लगाएं या फिर ये गोलियां खाएं और इस कॉस्टली टेस्ट के थ्रू आपको गुजरना पड़े। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी पेनाइल डॉपलर स्टडी के बारे में, क्योंकि एक टेस्ट है जिसको बहुत बार एक्सप्लॉइट किया जाता है, बहुत सारे पेशेंट में इसकी ज़रूरत नहीं होती है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि पेनाइल डॉपलर स्टडी तभी की जाएगी जब आपके एंड्रोलॉजिस्ट को ऐसा लगता है कि वो एक ऑर्गेनिक डिस्फंक्शन को सस्पेक्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि इसको कहीं भी नहीं करा सकते, एक स्पेशलाइज्ड रेडियोलॉजिस्ट के पास आपको जाना है जो इसकी वैल्यू की महत्ता को समझता है और जो समझता है कि इसको गलत रिपोर्ट देने से पेशेंट को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। वो पेशेंट से बात करें, उनको समझाएं, पूरा प्रक्रिया समझाएं, उनको पूरा समय दें, एक ऐसी एनवायरनमेंट दें, ऐसी जगह दें जहाँ पे वो आराम से अपने इरोटिक थॉट्स को असेंबल कर सकते हो और एक इरेक्शन को प्रोड्यूस कर सकते हो, ताकि प्रॉपरली वैल्यूज़ को देखा जा सके। क्योंकि अगर इरेक्शन ठीक नहीं आया तो आपकी रिपोर्ट भी दोस्तों ठीक नहीं आएगी। बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो यही कह के आते हैं, सर इरेक्शन तो आया था, रिपोर्ट खराब आ गई। तो हम कहते हैं सर इसको आप फेंक दीजिए, नया कराइए। तो ये एक महंगा टेस्ट है, इसका पूरा प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाए, ढंग से इस टेस्ट को किया जा सके, उसके लिए जो हमने आज आपको टिप्स दिए उनको फॉलो करें। और अगर फिर भी आपके कोई सवाल है पेनाइल डॉपलर से संबंधित तो ज़रूर आप हमें मेल पे उन्हें भेजें और हम कोशिश करेंगे कि उनका जवाब आपको अवश्य दें।